स्वागत है आप सभी का। वेलकम। कैसे उम्मीद करता हूँ बढ़िया, मस्त, चकाचक, बिंदास। कल पेपर है। जी हाँ, सवेरे शिफ्ट में और शाम वाली शिफ्ट में एक पेपर सी सेट का, एक पेपर जीएस का। और पेपर की एक रात पहले पढ़ने को मैं पढ़ना मानता ही नहीं। अब तक जो आपने पढ़ा, आप ईमानदारी से भरोसा करिए, जब आप पेपर खोलेंगे तो आपका मन, आपका मस्तिष्क, आपकी बुद्धि कंसंट्रेट करके सही जवाब निकाल ले आएगी। ये परीक्षाएं ऐसी होती हैं जिनमें 4 ऑप्शन होते हैं। आपने जो पढ़ा है उसको रिकॉल करना भी नहीं है, सामने ऑप्शन में से रिकॉल होता है। ध्यान से, गंभीरता से, तफसील से, बिना धड़कने बढ़ाए, बिना टेंशन के पेपर दीजिएगा, पेपर बढ़िया होगा। लेकिन नियमित क्रम है। हम जानते हैं आज कुछ लोग ट्रेन में सफ़र कर रहे होंगे, कुछ लोग बस में सफ़र कर रहे होंगे, हो सकता है कुछ लोग किसी दूसरे शहर पहुंच गए हों क्योंकि रिपोर्टिंग जल्दी करनी है। तो आपको जब भी मौका मिले ये वीडियो देख लीजिएगा। बस यूं ही जाते जाते एक अभ्यास हो जाना ज़रूरी है। हमारा नियमित का क्रम काहे छूटे, उस नियमित के क्रम का निर्वाह करने के लिए आज का पेपर है। कल आपने 100 क्वेश्चन का एक पूरा पेपर देख ही लिया है। तो सीसैट वाले पोर्शन की जिम्मेदारी हमने ली थी कि सीसैट में कैसे उत्तर फंसाना है, 33 क्वालिफाई करवा देना, ये हमारी जिम्मेदारी है। वो हमने निर्वहन करने का भरपूर प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ कि इस प्रयास में मैं सफल रहा हूँ। ये तो कल आपका पेपर बताएगा हमको। जब आप लौट के आएंगे तो आपकी आंसर की हम देंगे तो उससे क्लियर हो जाएगा। तो एक पेपर है, यूं ही कुछ एट रैंडम से सवाल हैं और इन एट रैंडम से सवालों को लगा कर जाइए और कल पेपर देने आइए। आज बिल्कुल कोई बात कही नहीं, सिर्फ मुद्दे की बात, प्रश्नोत्तर लगाते हैं, सॉल्व करते हैं। लंबी बात कही नहीं, लंबी कक्षा नहीं, सिर्फ छोटी सी कक्षा, ताकि आप बिल्कुल समय से आज की निद्रा लें, अपने दिमाग को रिलैक्स करें, बहुत टेंशन ना लें, किताबें ना पढ़ें, रात की नींद अच्छी लें और उसके बाद सुबह पेपर चिल होकर के देने जाएं। ठीक, आइए शुरू करते हैं। पहले कुछ पढ़ाई कर लेते हैं, फिर थोड़ी बातचीत और करके और आज के इस एपिसोड और इस पाठ्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। निम्नलिखित में से एक द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। धन दौलत, कृताकृत, धनुर्बाण और मोटा ताजा। धन दौलत में जहां और तथा एवं का भाव आ जाए वहां द्वंद्व समास होता है। धन दौलत, धन और दौलत, मोटा ताजा, मोटा और ताजा, ये तो ठीक है। धनुर्बाण, धनुष और बाण, कृताकृत क्या है? अच्छा सवाल है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के एग्जामिनर का फेवरेट सवाल हो सकता है ये। कृताकृत क्या होता है बच्चा? कृताकृत होता है किया बेकिया। इसका अर्थ निकलता है किया बेकिया। ये कंप्लीट शब्द मिल करके एक विशेषण बन जाता है और ये कंप्लीट टर्म एक एडजेक्टिव बनती है और यह विशेषण होने से कर्मधारय समास के अंतर्गत आ जाता है। तो आप इसको सदैव कर्मधारय समास से ही कहिएगा और कुछ मत कहिएगा। एक कृताकृत को कर्मधारय याद रखिएगा, एक देशांतर को लोग वो मानने लगते हैं, क्या कहते हैं, तत्पुरुष। देशांतर को भी आप सदैव कर्मधारय मानिएगा। ये 2 यूनिक प्रश्न है जिनको याद रखना है। दूसरा सवाल है, अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? विशेष का एक फेवरेट सवाल है, क्रिया पर सवाल जरूर पूछता है। अधोलिखित माने नीचे लिखे हुए में अकर्मक क्रिया कौन सी है? रामू खाना खा रहा है, खाने के लिए खाना है, कर्म मौजूद है। चलाने के लिए गाड़ी है, कर्म मौजूद है। बुनने के लिए स्वेटर है, कर्म मौजूद है। लेकिन दौड़ने के लिए मैदान, मैदान तो अधिकरण है, में क्या है? अधिकरण है। याद रखिए, वाक्य में एक कई कारक नहीं होता है, कई कारक होते हैं। कर्ता भी हो सकता है, कर्म भी है, करण है, संप्रदान है। आप पूछे मैदान से, मैदान क्या तुम कर्म यानी ऑब्जेक्ट हो? मैदान कहेगा नहीं, हम तो अधिकरण है। क्या दौड़ने के लिए किसी कर्म की आवश्यकता है? यानी ऑब्जेक्ट नीडेड। श्याम दौड़ रहा है, दौड़े, मैदान में दौड़े, चाहे जहां उसकी दौड़े, जादू मंत्र सीख ले, पानी पर दौड़े, चाहे जहां दौड़े। लेकिन दौड़ने के लिए श्याम के अलावा कुछ नहीं। दौड़ना श्याम द्वारा संपन्न है, इस दौड़ने के लिए श्याम को कुछ और नहीं चाहिए। तो आप समझिए कि मैदान ये अधिकरण का तत्पुरुष है, ये अधिकरण कारक है। और वाक्य में अगर कर्म कारक मौजूद होता तो क्रिया सकर्मक होगी, इसीलिए क्रिया सकर्मक न होकर के अकर्मक है। श्याम दौड़ता है, श्याम सोता है, श्याम हंसता है, श्याम जागता है, ये सब क्रियाएं जिस वो कर्ता को ही प्रभावित करें, कर्ता के अलावा उस क्रिया को संपन्न करने के लिए किसी और की जरूरत ना पड़े, तो उसी को अकर्मक क्रिया कह देते हैं। समास की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, एक जोड़ा अशुद्ध है। भरपेट अव्ययी भाव समास, राष्ट्रभक्त, राष्ट्र का भक्त, तत्पुरुष समास। देश निकाला, देश से निकाला, इसमें बहुव्रीहि लिखे हुए हैं जो कि गलत लिखा हुआ है, यह अशुद्ध है। हुक्का पानी, हुक्का और पानी, यह भी सही है। तो ये द्वंद्व समास है, राष्ट्रभक्त राष्ट्र का भक्त है और भरपेट अव्ययी भाव समास। बुद्धि में बात जाए रही। अब एक छोटी बात, अव्ययी भाव के लिए कुछ बातें समझ लीजिएगा। अव्ययी भाव में अगर कहीं भर शब्द जुड़ जाए, अगर कहीं बे शब्द जुड़ जाए, कहीं यथा शब्द जुड़ जाए,
कहीं यावत शब्द जुड़ जाए, ये सारे शब्द बड़ा आ लिखा हो, ये सारे शब्द अगर उपसर्ग के तौर पर जुड़ते हो, शब्द के आरंभ में जुड़ते हो, तो उसको अव्ययी भाव ही कहना है और कुछ नहीं कहना है। दो शब्दों के बीच से कारक चिन्ह गायब होता दिखाई पड़ेगा तो तत्पुरुष समास कहना है। अगर दो शब्द मिलकर के विशेषण विशेष रूप में उपमान बनाएंगे तो कर्मधारय समास कहना है। दो शब्द मिलकर के किसी तीसरे का बोध करवाएंगे तो उसको बहुव्रीहि कह देना है। यही नहीं है बहुव्रीहि तो इसी टिक कर दीजिएगा। और दोनों दो शब्दों के बीच और तथा एवं का लोप हो जाए तो उसको द्वंद्व समास कह देना है। इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? समीर, बयार, हवा, आंधी। तो देखिए समीर, अच्छा मजे की बात है कि सब एक कई बिरादरी हैं। आंधी आ गई, हवा चलती है, बयार बहती है, बयार अच्छी है, लेकिन समीर शब्द पुल्लिंग के तौर पर हिंदी में प्रयोग किया जाता है। समीर शब्द हिंदी में स्त्रीलिंग के तौर पर नहीं। आप समझिएगा, एक ही शब्द है, उसका एक पर्यायवाची पुल्लिंग, एक पर्यायवाची स्त्रीलिंग। नेत्र सुंदर हैं, नेत्र अच्छे हैं, आंखें और आंख अच्छी है। नयन अच्छे हैं, आंख अच्छी है। आंख बोलो तो स्त्री, नयन बोलो तो पुरुष। ये है हिंदी में। हिंदी में जेंडर रियल में कोई जेंडर सेंस नहीं रखता है, ये सिर्फ बोलने का सेंस रखता है। जो लोक ने, जो समाज ने धीरे धीरे स्वीकृति दे दी कि इसको पुरुष भाव में, इसको स्त्री भाव में चल रहा है, वही चल रहा है, उसमें बदलाव नहीं है। तो इसलिए यहां आदमी औरत का आधार नहीं होता है जेंडर। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? नीलकंठ एक पक्षी का नाम है। नीलकंठ मोर को भी कह लीजिए, वो भगवान विष्णु शंकर को भी कह लीजिए, ये पुल्लिंग है। कोयल, तीतर उड़ता है, खंजन उड़ गया। कोयल उड़ती है, कोयल बोलती है, कोयल कूकती है। बोल के पता चल जाएगा गुरुजी। जेंडर का एक रूल आपने बताया है, सेंटेंस बनाओ जेंडर पाओ। सेंटेंस बनाते ही जेंडर मिल जाता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। जिस पर आक्रमण किया गया हो के लिए एक उपयुक्त शब्द बताइए। चूज अ सुटेबल वर्ड, जिस पर आक्रमण किया गया। तो भैया जिस पर आक्रमण किया गया हो वो आक्रांति नहीं है। जो पीड़ा पा चुका है वो पीड़ित है। आक्रामक जिसके भीतर आक्रमण करने की प्रवृत्ति है। आक्रांत जो आक्रमण को झेलता है। आक्रांत जो आक्रमण को झेलता है उसको आक्रांत बोलेंगे। जो आक्रमण करने वाला है उसको आक्रांता भी बोला जाता है। विदेशी आक्रांता शब्द आपने सुना है, उसी संदर्भ में आक्रांत भी याद रखिएगा। जो धैर्यवान है वह कभी असफल नहीं होता। वाक्य में जो धैर्यवान है को आप क्या मानेंगे? जो धैर्यवान है वह, इस वाह की खासियत बता रहा है इतना शब्द। इस वाह की खासियत बता रहा है, इतना विशेषता बता रहा है। तो ये एक वाक्य जैसा है, लेकिन ये कंप्लीट वाक्य नहीं, उपवाक्य है। तो ये उपवाक्य विशेषता बताने का काम कर रहा है, तो इसको विशेषण उपवाक्य कह देंगे। अगर कोई वाक्य सर्वनाम, वो क्या कहते हैं, संज्ञा उपवाक्य, संज्ञक काम करेगा, संज्ञा उपवाक्य। बेसिक बात है, उपवाक्य में बहुत दिमाग नहीं लगाना। क्रिया विशेषण अगर वो एडवर्ब का काम करेगा तो क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। इतनी इस बात। कोई जरूरी नहीं कि इनकी ग्रामर में एकदम घुस के थ्योरी पढ़ी जाए। खाली आप सवाल ध्यान से पढ़ लिया जाए तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण के सेंस से सवाल सही हो जाएगा। अब जैसे इस पर ध्यान दीजिएगा, जब बादल गरजते हैं तब मोर नाचते हैं। वाक्य में जब बादल गरजते हैं को आप क्या मानेंगे? जब बादल गरजते हैं तब नाचते हैं। कब नाचते हैं? जब बादल बरसते हैं। तो जब बादल बरसते हैं क्या बता रहा है? इस नाचने का समय बता रहा है। इस नाचना क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो ये वाक्य नहीं है, वाक्य का हिस्सा है, इसलिए उपवाक्य बोलते हैं। काम क्रिया विशेषण का कर रहा है, इसलिए इसको क्रिया विशेषण उपवाक्य। काम क्रिया विशेषण का कर रहा है, इसलिए क्रिया विशेषण उपवाक्य। आगे बढ़े। एक वाक्य में अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। अव्यय समझते हैं? शब्द व्याकरण की मर्यादा के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है विकारी, दूसरे होते हैं अविकारी। अविकारी को ही अव्यय कहा जाता है। वे शब्द जो लिंग वचन आदि के आधार पर नहीं बदलते उनको अव्यय अथवा अविकारी शब्द कहते हैं। चार शब्द विकारी हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अगर कोई शब्द संज्ञा है या सर्वनाम है या विशेषण है, क्रिया है, तो ठप्पा मार के वो विकारी है, परिवर्तनीय है, लिंग वचन के आधार पर बदल जाएगा। और अगर लिंग वचन काल कारक आदि के आधार पर नहीं बदलता तो उसको अविकारी अव्यय बोलते। तो आप देखिए, पानी, मैं अभी आया में अभी शब्द अव्यय है। श्याम इधर आओ में इधर शब्द अव्यय है। मैंने खूब आम खाए में खूब शब्द अव्यय है। खूब का कोई स्त्रीलिंग पुल्लिंग, खूबो खूबी, इधरा उधरी उधरू अभी अभा कुछ नहीं होता है। पानी बरसने लगा, इसमें किसी प्रकार का कोई अव्यय उपयोग नहीं किया गया है। और यही पूछा गया है कि किसमें अव्यय का उपयोग नहीं किया गया। समझ में आ रहा है?
निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, इसमें जितनी जगह 5 लिखा है सब गलत लिखा है। 5 ऐसे नहीं लिखा जाता है, चंद्रबिंदी के साथ लिखा। ये सही है गलत, बाकी मैनेज कर लीजिए, उस गलती को इग्नोर कर दीजिए। टाइपिंग में चंद्रबिंदी नहीं लग पाई है, अंकी बिंदी लग गई है। प्रत्येक मजदूरों को 5 रुपए मिले, बस पढ़ते चलेगा, उत्तर सामने। प्रत्येक मजदूरों को 5 रुपए मिले, गुरुजी गलत है। प्रत्येक मजदूर को 5 रुपए मिले, सभी मजदूर को 5 रुपए मिले, 5 रुपए मजदूरों को मिले। गुरुजी प्रत्येक मजदूर को, ईच एंड एवरी के साथ सिंगुलर बात जाएगी, प्रत्येक मजदूर को 5 रुपए मिले, बाकी सब गलत। दुकान की भाववाचक संज्ञा क्या है? ऐसे पढ़ने का आनंद है। दुकान की भाववाचक संज्ञा क्या है? मेक द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा बनाइए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाइए। दुकान की भाववाचक संज्ञा क्या है? दुकानदार, दुकानदारी, दुकानदारी, दुकान वाला। तो दुकान की भाववाचक संज्ञा क्या है? तो समझिए, दुकानदार तो दुकान पर बैठने वाले को बोलेंगे। फीलिंग बनाना है, दुकान से फीलिंग में कन्वर्ट करना है। दुकान पर बैठने की प्रक्रिया, दुकान चलाने की क्रिया को दुकानदारी बोलेंगे। यही हो गया भाववाचक संज्ञा। फीलिंग में कन्वर्ट कर दो। लड़का, फीलिंग में बदलो लड़कपन, बच्चा बचपन, बूढ़ा बुढ़ापा, पानी फीलिंग में बदलो पनियल। मतलब लाल, लालिमा, फीलिंग में कन्वर्ट हो गया, लालपन जैसा भाव। तो आप समझिए कि संज्ञा में हम उसको फीलिंग में, भाववाचक में कन्वर्ट कर लेते हैं। और आपसे पूछा गया कि भाववाचक में, दुकान की भाववाचक संज्ञा क्या होगी, तो ये समझ में लिया। किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है? ये बढ़िया सवाल। लड़के लड़कों को मार रहे हैं, लड़कों ने लड़कों को मारा, लड़के ने लड़के को मारा। अब लिखा सब लड़के 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 लड़कों है, लेकिन इसमें से एक वचन पहचानना है। तो जब आप निहारते हैं, देखते हैं, तो पाते हैं कि अकेले यही शब्द है जिसमें लड़के, और ये लड़के एक वचन का फील दे रहा है। बाकी किसी में भी सब एक, लड़के लड़कों को, यहाँ लड़के सिंगल लड़के हैं, हाँ, यहाँ लड़के लड़कों को मार रहे हैं, दोनों प्लूरल प्लूरल लग रहे हैं। यहाँ भी प्लूरल प्लूरल दे रहे हैं, यहाँ लड़के लड़के को मार रहे हैं, यहाँ भी प्लूरल का भाव आ रहा है। लड़के ने लड़के को मारा, इससे लग रहा है कि ये सिंगुलर है। पूछा गया कि यहाँ एक वचन का प्रयोग हुआ है, तो एकम हुआ है, बाकी कहीं नहीं हुआ। लगाओ, आगे बढ़ो। किस वाक्य में प्रश्न चिन्ह अपेक्षित है? क्वेश्चन मार्क की उम्मीद आप कहां करते हैं? कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है, कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। आप कहां के रहने वाले हैं? तो मां साहब प्रश्न चिन्ह की अपेक्षा जो सवाल प्रश्नवाचक होगा उसी में होगी, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। विराम चिन्ह पूछा जाता है, सरल सा सवाल है, बहुत टेंशन रखनी नहीं। ठीक, आगे बढ़े। सब कुछ आपने पढ़ लिया है, बोली भी आपने पढ़ा है, आपने क्या कहते हैं क्रिया भी पढ़ा है, आपने काल भी पढ़ा है, पर्यायवाची विलोमी, सब कुछ आता है। तो लेकिन बहुत हैवी नहीं, बस खाली ये समझ लीजिएगा कि ये जो आप पढ़ के गए हैं, ये आपकी खोपड़ी में कहीं दर्ज है। बस पेपर खोलिएगा, 4 सवाल पढ़िएगा, सेंस से उत्तर लगाइएगा, गलत नहीं होगा। राम राम निष्ठुर आखेटक ने निरी बच्ची को मार डाला, वाक्य में अपेक्षित है चिन्ह, कौन सा चिन्ह लगाया जाए? एक अल्प विराम, एक पूर्ण विराम, एक पूर्ण विराम, ये बेकार है। राम राम लिख रहे हो, फीलिंग में आ रहे हो, तो राम राम ये तो करना पड़ेगा। 2 विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेंगे, और एक पूर्ण विराम कहां लगेगा? मार डाला, यहां पर लगेगा एक पूर्ण विराम। तो 2 विस्मयादि बोधक चिन्ह, एक पूर्ण विराम, यही बेस्ट है। इस तरीके से सवाल बना करके पूछने की प्रक्रिया है। यूपीपीएससी सीसेट ने पिछले वाले पेपर में सुनो सुनो वह जा रही है गा रही है करके विराम चिन्ह का एक सवाल इसी तरह थ्योरी बना करके पूछा था। 15 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? अग्नि, पुष्प, सलाका, 14। मासा अग्नि का तद्भव आग होता है, पुष्प का तद्भव पुष्प होता है, सलाका का तद्भव सलाई होता है, 14 खुद में तद्भव है, 14 का तत्सम चतुर्दश होता है। चतुर्दश। बढ़े आगे। निम्नलिखित में से एक शब्द गणेश का पर्यायवाची, गणेश जी का पर्यायवाची। शब्द को तोड़ना है। गिरी, गिरी, पर्वत या हिमालय कह लीजिए, खाली पर्वत कह लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। गिरिजा यानी पर्वत से जन्म लेने वाली, अर्थात माता पार्वती।
पर्वत की पुत्री को ही पार्वती कहा जाता है, गिरिजा पार्वती। अच्छा, तो गिरिजा बांधव यानी माता पार्वती के भाई, सेंस नहीं बन रहा है। गिरिजा के पति, माता पार्वती के पति शिव भगवान शंकर जी। गिरिजा नंदन, माता पार्वती के नंदन यानी बेटे, बस यही उत्तर। और गिरीश, गिरीश हिमालय को कहा जाता है। गिरि माने पर्वत, ईश माने स्वामी, पर्वतों का राजा, या भगवान शंकर को भी कहते हैं। लेकिन एक शब्द और देखिएगा, एक शब्द होता है गिरीश, समानभाषी भिन्नार्थक में पूछ सकता है। गिरीश, गिरीश सिर्फ और सिर्फ भगवान शंकर को कहते हैं। इसका सेंस है गिरीश तेते, जो गिर यानी पर्वत पर शयन करते हैं वो गिरीश भगवान शंकर हैं। गिरीश अनेकार्थी शब्द हिमालय और भगवान शंकर दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, एक युग्म अशुद्ध है। गंगा जाह्नवी, गंगा जाह्नवी, घर सदन, पानी पानी, यमुना कालिंदी। पूछा गया एक युग्म अशुद्ध है तो गंगा जाह्नवी है, एकदम सही है। घर सदन को कहते हैं, सही है। यमुना कलिंद की पुत्री कालिंदी है, एकदम सही है। पानी पानी नहीं है, क्योंकि पानी जो होता है वो हाथ होता है और पानी तो जल है, इसलिए यही जोड़ा गलत है। एक पर्यायवाची याद रखिएगा, कलिंद भगवान सूरज को कहते हैं और कालिंदी माता कालिंदी यमुना को कहते हैं। कलिंद की पुत्री, कलिंद अर्थात सूर्य की पुत्री कालिंदी यमुना हो जाएगी। ठीक, बाकी सब तो जान रहे हो। हाँ। लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है। पार्वती ने सीता को आयुष्मान होने का वरदान दिया। जेंडर की दृष्टि से एक शुद्ध है, जो शुद्ध लगे वो बताइए। पार्वती ने सीता को आयुष्मान होने का वरदान दिया, गुरुजी ये गलत है। स्त्री है तो आयुष्मती होने का वरदान होना चाहिए था। या स्त्री परम सौभाग्यवान है, नहीं गुरुजी, स्त्री है तो सौभाग्यवती होना चाहिए था। या मेरी बलवान कामना है, कामना के पहले विशेषण जो लगेगा वो स्त्रीलिंग का लगेगा, बलवान कामना नहीं बलवती कामना होना चाहिए था। यानी ये तीनों जेंडर के बेस पर गलत है। बलवती कामना, सौभाग्यवती स्त्री, आयुष्मती सीता, ये होना चाहिए था। डी में कोई गलती नहीं है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की पत्नी रविंद्र संगीत की बहुचर्चित गायिका है। ठीक, बहुत पुराना पेपर से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के एग्जामिनर के फेवरेट सवाल निकाल करके लाए हैं। देखो, निम्नलिखित में से एक शब्द यमुना का पर्यायवाची नहीं। कालिंदी, कलिंदी की पुत्री यमुना है। और रवि सुता, रवि माने सूरज, सुता माने पुत्री, सूरज की बेटी यमुना है। कृष्णा, काले काले रंग की यमुना का जल है, इसलिए कृष्णा यमुना है। तनुजा, तनुजा लिखा होता तो बेटी होता, यमुना नहीं है। मैंने कई बार ये फोटो खींच के आपको सिखाया, बताया, समझाया है, फिर से बताए दे रहा हूं। ये सूरज भगवान है, सूरज भगवान की पत्नी का नाम है संध्या, या संज्ञा भी कहीं कहीं लिखा रहता है। इन संध्या या संज्ञा के जो पुत्र हुए, दो पुत्र हुए, एक हुए यम और दूसरी हुई यमुना, यमी, यमुना। तो इस प्रकार यम जो है वो सूर्य पुत्र हैं और एक सूर्यदेव की पत्नी है छाया, और छाया के पुत्र हैं शनि, तो शनि भी सूर्य पुत्र कहे जाते हैं। तो यम और यमुना। अब यमुना के और पर्यायवाची क्या क्या बना सकते हो जरा देखना। सूर्य की जितनी पुत्री वाली पर्यायवाची है सब यमुना में जोड़ दीजिए। आप कहिए सूर्य सुता यमुना, आप कहिए रवि सुता यमुना, आप कहिए भानु माने सूर्य और जा माने जन्म लेने वाली भानुजा यमुना, आप कहिए हंस सुता, हंस माने सूरज और सुता माने बेटी यमुना, आप अर्क माने सूरज, जा लगा दीजिए अर्कजा यमुना। ये सब यमुना का पर्यायवाची। कलिंद है सूरज, कलिंद की पुत्री कालिंदी यमुना। काले रंग की है यमुना, इसलिए कृष्णा यमुना। यमुना का जल काला है इसलिए यमुना। और समझिएगा कृष्णा शब्द कैसे है। कृष्णा के दो पर्यायवाची हैं। एक तो कृष्णा द्रौपदी को कहा जाता है क्योंकि वो भी यज्ञ के धुएं से जन्मी थी, श्यामल वर्ण काले रंग में थी, इसलिए उनको कृष्णा कहते हैं। और दूसरे यमुना को कृष्णा कहा जाता है, यमुना का जल काला है इसलिए यमुना को कृष्णा कहा जाता है। तो अब सवाल उठता है कि सूर्य सुता, भानुजा, हंस, हंस सुता, अर्कजा, कालिंदी, कृष्णा ये सब यमुना पर्यायवाची है। एक आप कहना चाहें तो यमुना को यम भगिनी भी कह सकते हैं, यानी यम की बहन, यम की बहन।
तुमको लगे हाथ एक और चीज बताए दे रहे हैं आप, दिवाली आने वाली है। दिवाली के बाद एक शब्द होता है भैया दूज। ये भैया दूज को यम द्वितीया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यम द्वितीया। यम द्वितीया। तो ये जो यम द्वितीया है, ये यमुना ने, ये वो क्या कहते हैं, यमराज बहुत दिन से यमुना से मिलने नहीं आए। यमुना ने कहा कि आप हमसे मिलने आए, तो यमराज मिलने आए। वो दिन था दीपावली के बाद की, यानी कार्तिक शुक्ल पक्ष लग जाएगा, अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष, कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया को मिलने आए। तो उन्होंने कहा भैया आज की तिथि में जो बहन अपने भाई से मिले, उसकी मनोकामना, उसकी मंगल कामना करे, उसका पूजन करे, तो उसको आप अपनी अकाल मृत्यु से दूर रखिएगा। तो यमराज ने कहा तथास्तु। तब से बहनें बड़े प्रेम से अपने भाइयों के लिए ये व्रत करती हैं। व्रत क्या करती हैं? सवेरे पूजा वूजा करने जाती हैं, दोपहर तक बढ़िया पगिया उगिया लगा के, टीका उका लगा के, जाओ भैया मस्त घूमो, हाँ, ये कर देती। एक बड़ी सुंदर प्रथा है, जब बहनें वो पूजती हैं तो वो क्या कहते हैं, वो कांटे तोड़ करके, वो क्या कहते हैं, कुछ कांटे होते हैं तो कांटे हटाती हैं रास्ते से, कुछ ऐसा एक होता है। और यमराज का एक चित्र बनाया जाता है, यमराज के ऊपर ऐसे कांटे कूटती हैं। हाँ कि यमराज को कूट दें यमराज को कूट दें, मैं भैया कुछ न करना। ऐसे वाली तमाम ग्रामीण जब वो बहनें पूछती हैं तो उनमें तमाम परंपराएं वो देखने योग्य होती हैं। याद रखना, इन सब परंपराओं के पीछे भावनाएं होती हैं। भावनाओं को तर्कों की कसौटी पर नहीं कसा जा सकता। आप फीलिंग ही तो रखते हैं जब आप फलाना डे, धमाका डे, ये डे, वो डे सेलिब्रेट करते हैं। भावनाएं हैं, आप भावना पूर्वक ये काम करिए। हर चीज में तर्क नहीं खोजा जाता। हम वो क्या कहते हैं, मम्मी का अपने, मम्मी बैठी हुई हैं, उनके अपने पैर दबा दिए, हाँ, और या किसी से दबवा दिए, दोनों में फर्क है। आप सेवा तब भी करवा रहे हैं, कोई और दूसरा आके उसको रुपया दे क्या दबाएं, अब आप दबा दें। फीलिंग है, आपके दबाने में फीलिंग है, दूसरे से दबवाने में आप काम तो वही कर रहे हैं, टेक्निकली साइंटिफिकली काम वही हो रहा है, लेकिन फीलिंग नहीं जुड़ती है। जिंदगी में फीलिंग बहुत जरूरी चीज है। आप अपनी पत्नी को रुपया पैसा सब कुछ बहुत दें, लेकिन उसके संग बैठ करके प्रेम से बात न करें, संग कभी भोजन न करें, अलग अलग दूर दूर रहें, उसकी सब जरूरतें पूरी करें, फीलिंग कमजोर हो जाएगी तो जिंदगी कमजोर हो जाती है। मनुष्य भावनाओं का पुतला है। याद रखना है, सारे व्रत, त्योहार, परंपराएं, इनके पीछे भावनाएं हैं, बड़ी प्यारी भावनाएं हैं। उन भावनाओं को आप तर्क की कसौटी पर रख करके, भावनाएं कभी तर्क की कसौटी पर नहीं कसी जा सकती। भावनाओं को तर्क की कसौटी पर कसेंगे तो आप अपने जीवन से जो मनुष्य होने का तत्व है उसको नष्ट कर देंगे। ये यम द्वितीया पर बात आ गई तो मन बता दिया आपको। तो ये यम द्वितीया होती है। तो रविसुता, कृष्णा, कालिंदी, ये सब यमुना है। तनुजा बेटी को कहते हैं तो कोई मतलब नहीं है। 20 नंबर पर चले आए। निम्नलिखित में से एक का अर्थ खैरियत है। खैरियत तो है, कुश, कुशा, कुशल, कुशाग्र। तो मास्टर साहब कुशल से हो, कुशल खैरियत होगा। बाकी दिए गए 4 ऑप्शन में कोई और खैरियत का भाव नहीं रखता है। लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है। जेंडर वेंडर पर इस तरह के सवाल नहीं बनाए थे, हाँ, इसीलिए जेंडर के ऐसे सवाल ज्यादा कर लिए हैं। लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है। बालू बहुत गीला है, खटिया टूट गया, टेसू खूब फल रही है, ईख बहुत। अच्छा, लोग क्या करते हैं, आखिरी दिन हम जितना करना होता है 1 दिन पहले कर लेते, 2 दिन पहले कर लेते। तो क्वेश्चन और उसके बाद कही जो करनी थी वो सब पहले हो गई। आज बस एकदम हल्के फुल्के वाले सवाल, बिना किसी टेंशन वाले सवाल। इतने दिन से आप हिंदी हमसे पढ़े हैं, अब इतना पढ़ डाला है, अब इसके बाद कुछ पढ़ने की जरूरत है क्या? जाओ चिल मार के, आखिरी रात में कुछ होने जाना नहीं है तो चिल मार के जाओ, सीधेट निकलेगा। सीधेट चिंता ना करना, सीधेट निकलेगा। लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है। बालू बहुत गीला है, खटिया टूट गया, टेसू खूब फल रही है, ईख बहुत मीठी है। बहुत बढ़िया सवाल, विचारणीय प्रश्न। बालू बहुत गीला है, बताइए। बालू बहुत गीला है, खटिया टूट गया, टेसू खूब फल रही है, और ईख बहुत मीठी है। तो भैया याद रखना, ईख बहुत मीठी है सही लिखा है। अगर ईख लिखा है तो स्त्रीलिंग है, और गन्ना लिखा हो तो पुल्लिंग है। मैंने बताया है कि एक ही वाक्य के 2 पर्यायवाची अलग अलग जेंडर में जा सकते हैं। टेसू का फूल खिलता है तो टेसू फूल रही है, नहीं फूल रहा है। खटिया टूट गई होना चाहिए था। बालू बहुत गीला है, नहीं बालू बहुत गीली है, ऐसा बोला जाता है। कई सारे लोग बालू को पुल्लिंग बोल लेते हैं, लेकिन बालू गीली है ऐसा ही चलता है। तो इसलिए उत्तर डी है। लिंग की दृष्टि से एक का वाक्य शुद्ध है, जो आपने देख लिया। आइए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर, विकास की लिख गया है। विकास की दृष्टि से
अपभ्रंश की पूर्वकालीन अवस्था का क्या नाम है? अपभ्रंश के ठीक पहले जो अवस्था थी उसका क्या नाम है? तो विकास की दृष्टि से अपभ्रंश की जो पूर्वकालीन अवस्था है, अपभ्रंश के जो पहले की अवस्था है, उसका नाम हिंदी, प्राकृत, संस्कृत, पाली, उसका नाम है। ये चार्ट याद रखना। सबसे पहले वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत के बाद लौकिक संस्कृत, आम आदमी की संस्कृत, लौकिक संस्कृत के बाद जो बोली डेवलप होती है टूटी फूटी, उसका नाम है पाली। पाली के बाद दौर आता है प्राकृत का, प्राकृत के बाद दौर आता है अपभ्रंश का, अपभ्रंश के बाद दौर आता है अवहट्ट का, अवहट्ट के बाद आती है पुरानी हिंदी, और ये पुरानी हिंदी फिर बदलती है हिंदी में। ये पैटर्न है। जनरल अप्रोच में आपको जो याद रखना होता है वो ये संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, और अपभ्रंश में जो सौरसेनी हिंदी है उससे निकली हिंदी। अगर और विस्तार दें तो इनके बीच की माइनर चीजों को निकाल के रखें तो ये पूरा पैटर्न बनता है। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था यानी अपभ्रंश के बाद वाली अवस्था कौन सी? अवहट्ट। अपभ्रंश की पूर्वकालीन अवस्था प्राकृत। बस ऐसे सवाल बनते हैं, इनको याद रखिए तो बेसिक सवाल नहीं गड़बड़ाएगा। आगे बढ़े। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? इंद्रवज्रा है, इंद्रवज्रा है, इंद्रवज्रा है। सब सरल सवाल है। इंद्रवज्रा एक छंद का नाम होता है। इंद्रवज्रा, इंद्रवज्रा, इंद्रवज्रा एकदम क्लियरली दिखाई पड़ रहा है इंद्रवज्रा। आइए बढ़ते आगे। निरीह का संधि विच्छेद इनमें से क्या है? तो निरीह का संधि विच्छेद करेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा निह ईह। एकदम सरल सवाल। निह ईह, ईहा माने होती है इच्छा, तो निह ईह माने जी कोई इच्छा न बची हो, बेचारा बेचारगी, इसको निह ईह निरीह बोलेंगे। और यह 25 नंबर, निम्नलिखित में से अर्धविराम का चिन्ह कौन सा है? तो निम्न में अर्धविराम का चिन्ह कौन सा है? तो अर्धविराम के चिन्ह की बात करें तो साहब ये वाला सिंबल अर्धविराम का। बात समझ गए? आप सोचेंगे मां साहब कक्षा जल्दी खत्म हो गई। इसीलिए खत्म हो गई कि आज की रात टेंशन की रात नहीं है। आप अपने आप को संयत रखने का प्रयास करें, टेंशन ना लें। मैं आरोग्य पेपर से पहले बहुत सारे छात्र मतलब इतना वो प्रेशर ले लेते हैं कि वो एग्जाम हॉल में जाके छोटी छोटी गड़बड़ कर देते हैं। आप आज से अपने आप को जब टेंशन होने लगे चिल करिए, गहरी सांस लीजिए, कोई बात नहीं, जैसा होगा ठीक है, अच्छा होगा ठीक है, खराब होगा ठीक है। तुमको वो जो पेपर के दरमियान बैठ करके जो तुम परफॉर्मेंस दे रहे हो, असली सत्य वही है, असली सत्य वही है। तो जो आपने अब तक जाना पढ़ा, आपने कम्युनिकेशन की 4 कक्षाएं की हैं, आपने कल वाली 100 क्वेश्चन वाली सीरीज देखी है, और उसके अलावा आपने हिंदी तो आपने हमसे जी भर के पढ़ी है। इतना पढ़ करके जा रहे हैं। 25 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं, कभी 20 भी कर देते हैं, लेकिन 20 से 25 पिछले 2 साल से पैटर्न बना है कि 25 से कम नहीं करते हैं। तो 25 सवाल हिंदी के आएंगे सबसे पहले सीसेट में। बाकी जीएस आप जैसे करते गए, सबसे पहले सीसेट में हिंदी प्रेम से पढ़ पढ़ कर बिना जल्दीबाजी के। तो 33 सही एकदम क्लियर कर लेना है। तो 25 ध्यान से पढ़ते हुए, पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ते हुए सॉल्व कर दीजिए। उसका सॉल्व करके गोला भी भर लीजिए, एकदम चिल मार के 25 हो गए। या अब उसके बाद न गोला भरिए, गोला आपकी मर्जी पर है। उसके बाद फिर उन पोर्शन पर जाइए जो पोर्शन आप जानते हैं। क्या जान सकते हैं आप? अगर आपकी रीजनिंग अच्छे से तैयार है, आप पहले 25 कर लीजिए, फिर उसके बाद अगर आपको लगता है अंग्रेजी भाषा आपको आती है तो अंग्रेजी ऑप्ट कर लीजिए। एक नजर पढ़ते चले जाइए, जो चीज 100% जानते हैं टिक कर दीजिए, न कर पाइए। अच्छा, एक तरीका अभी जाते जाते बता देता हूं। सीसाइट का पेपर जब सॉल्व करिएगा तो क्या करिएगा? होता क्या है कि आपने 1 से 25 तक हिंदी जो करनी है कर डाली। 1 सवाल नंबर 2 सवाल नंबर 3 सवाल नंबर 4 5 6 इस तरह से आप करते चले गए। अब आप करेंगे क्या कि जैसे ये ABCD लिखा हुआ है, अब इसका A है, इसका B है, इसका C है, इस तरह से लिखते भी चले जाइए ताकि लास्ट में गोला भरने में आसानी हो। अब आप करें क्या कि जैसे आप सवाल पढ़े, आपने हिंदी के सवाल कर लिए, अब आप जा रहे हैं अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। अगर आपको सवाल मालूम है कि हो जाएगा, एक बार ऐसे पूरा सवाल पहले पढ़ डालना है। आपको लगे कि ये तो 100% हम जानते हैं, उसको टिक करके आंसर लिख दीजिए। आपको लगे ये तो मेरी बुद्धि से बाहर की चीजें हम जानते ही नहीं है,
उस सवाल के पीछे आगे ऐसे कट्टम लगा दीजिएगा कि हमको इसको देखना ही नहीं, और आपको लगे कि यार थोड़ा पढ़ेंगे तो दिमाग में आ जाएगा, लेकिन पहले पूरा पेपर खत्म करना है, तो आप क्या करिए, उसके ऊपर ऐसे गोला मार दीजिएगा। जिनको 100% जानते हैं उनका टिक करके आंसर सामने लिख दीजिएगा, जिनको बिल्कुल नहीं जानते ये क्या बला है उसको ऐसे काट के आगे बढ़िएगा, और जिसको लगता है कि थोड़ा सवाल करेंगे तो लग जाएगा तो उस पर गोला मार दीजिएगा। इस तरह सबसे पहले 100 सवाल कर लीजिएगा। हो सकता है जब आप सारे 100 पढ़ डालें तो ऐसे ही लगे तुमको कि 40-42 तो सही करके आ गए हैं, एकदम चिल मूड में रह जाना, टेंशन ना लेना। और अगर लगे अरे गुरुजी यार तो गड़बड़ा रहा है, थोड़ा और करने की जरूरत है, तो जिन पे गोला मार के आए हो अब उनको लगाने की कोशिश करना। और अगर गोला लगाने वाले भी ऑन टाइम खत्म कर लो तो जिनके ऊपर कट्टम मारना है तब उन पर नजर डालना, तो उसमें से तुम मैक्सिमम सवाल निकाल ले आओगे। ये एक जाते जाते जरूरी बात बताने का मन है। और दूसरी बात, नींद पूरी करके जाना। ट्रेन में हो, सफर में हो, जहां भी हो, जैसे भी जा रहे हो, अच्छे से पेपर देना है। उसके लिए जरूरी है कि रात की नींद पूरी हो। बहुत सारे लोग आज ही पहुंच गए हैं अलग अलग शहरों में, नहीं पहुंच पा रहे हैं तो जहां भी पहुंचिएगा आज कमरा वमरा लेने की टेंशन मत लीजिएगा, तनिक ज़्यादा मिल जाए लेकिन नींद अच्छी आवे, तनिक महंगा मिल जाए लेकिन नींद अच्छी आवे, ऐसा कर लेना। बाकी ये ना करना कि रात जगन या कहीं बैठे टेक लगाए रात सो, फिर पेपर प्रभावित होता है। और सवेरे उठिएगा, जब पहला पेपर देने जाइएगा तो हल्का फुल्का कुछ फल वल खा करके जाइएगा, लौट के आइएगा कुछ पूड़ी कचौड़ी बाजार में मिलता हो वो सब खा लीजिएगा। बहुत हैवी पेट खाना मत खाइएगा कि पेट भर के गए एकदम नींद जैसी झोंका मारी, सवाल नहीं आ रहा, दूसरा पेपर उसी साइड में तो ऐसे झटका मार रहे हो, हाँ ये नहीं करना है। हाँ तो आप अच्छे से पेपर दीजिएगा, बहुत गजर बजर मत खा लीजिएगा, कम खाइए, पेपर में चैतन्य रहिए, पेपर से निकल के आए चौड़िया खूब खा लेना, तो ये चैतन्य तक ध्यान रखना है। बाकी वो क्या कहते हैं, एडमिट कार्ड में जो सबसे पहले अब मैं बताऊं ये ले जाना, इससे अच्छा आप खुद एडमिट कार्ड पढ़िए। पेपर देने जाते समय एडमिट कार्ड जरूर पढ़िए। एडमिट कार्ड में मेंशन बातें, काली पेन, 2 फोटो, बाकी आधार और एक जो पहचान पत्र, एक अतिरिक्त जो उसमें लिखा गया है वो आप फोटोकॉपी कहें फोटोकॉपी रखिए, वो ओरिजिनल कहें ओरिजिनल रखिए, लेके सब जाइए। पेपर में टेंशन नहीं लेना कि हाय हम ये नहीं लाए, देखो कोई बड़ा आदमी एकदम कानून का किताब बना खड़ा हुआ है, और वो अगर वो कहें 45 मिनट पहले एंट्री करनी है तो 45 मिनट पहले एंट्री कर जाइए। पेपर मिले जब आप खाली वहां बैठे हैं तो चक्कर मकर मत करिए, पेपर जब मिले तो उस पेपर के ऊपर जो अनुदेश लिखे हैं उनको पढ़िए। ये सब छोटी छोटी एस्पिरेंट की क्वालिटीज होती हैं जिनको आपको डेवलप करने हैं पेपर देते समय। और जब गोला भरिए तो शांति से भरिए, अड़ोसी पड़ोसी का देख के मत भरिए। जब आप गोला भर रहे हैं आपको नहीं समझ में आ रहा है उसको छोड़ दीजिए, एग्जामिनर को बुलाइए, उससे कहिए इसमें क्या भरना है, जब पक्का हो जाए तभी आगे भरिए। गोला भरने में जल्दी मत करिए। तो अब मेरे पास फोन आता है जब गुरुजी पेपर देने गए ना गोला गलत भर गया है, दिल टूट जाता है यार, क्यों इतनी जल्दी मचानी भाई। गोला भरने में हो सकता है तुम 2 सवाल कम करो, लेकिन यार कॉपी जांचने वाली चीज तो न गड़बड़ करके आओ। तो ये सब कुछ बेसिक बातें हैं जिनको ध्यान रखिएगा। और एक बात और, अगर पीसीएस बनना तय है तो कोई माई का लाल तुमको परीक्षा से बाहर नहीं कर सकता है, और अगर नहीं है तो लाख मेहनत कर लो, मामला सब चौपट हो जाएगा। तो इसलिए टेंशन नहीं लेना, तुम्हारे हाथ की चीज है परीक्षा बेहतर देने का प्रयास, रिजल्ट तुम्हारे हाथ की चीज नहीं है। तो पेपर देते समय रिजल्ट के बारे में मत सोचना, पेपर देते समय रिजल्ट के बारे में बिल्कुल मत सोचना। तुम्हारे हाथ की चीज है परीक्षा देना, बेहतर देना, जैसे बेहतरीन टेस्ट दे रहे हो ऐसे देना, सारी बातें जो सीखी उनको लगा के देना, लेकिन टेंशन नहीं लेना। टेंशन कब होगी, जब तुम सोचोगे हाँ सेलेक्ट होंगे कि नहीं होंगे। अरे वो बाद की बात है यार, पेपर देना हमारे हाथ की बात है, मन लगा के देख के आइएगा। तो बाकी तो हम तो तुम्हारे साथ ही हैं हमेशा हमेशा। खूब खुश रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो, सदा सर्वदा आनंदित रहो। कल पेपर दे के आओ, फिर आंसर की डिस्कस करेंगे, आंसर की डिस्कस करेंगे, हिंदी बता देंगे, बाकी और मास्टर डिस्कस करिएगा, बता देंगे। अब कल देने के बाद फिर चिल मोड में आ जाएगा, फिर अगली परीक्षा की तैयारी। प्रीलिम्स बेहतर हो गया, मुख्य परीक्षा में लग जाइएगा। अगर कहीं चूक जाओ तो अगली जो परीक्षा लग रही हो उसकी तैयारी करना शुरू कर दो। बस ऐसे 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 लगे रहना है, लेकिन अपना दो तो भरपूर दो, टेंशन में मत दो, बस भविष्य सोच के मत दो, बस वर्तमान को जी के दो। पेपर देने जाओ तो लगे कि कोई पेपर देने गया है, लगे कि एक एक सवाल जबानी याद हो जाता है यार पेपर दे के निकलने के बाद, ये सवाल ये सवाल ये सवाल ये। तो बस यही तरीका अपनाइए तो जाइए मस्त होकर के पेपर दे के आइए। ईश्वर आपको सफलता दे, यही शुभकामना आपके लिए। खूब खुश रहो, मस्त रहो, बाय बाय।